दोस्तों, कभी कभी हमारा अच्छा वक्त होता है, कभी कभी हमारा बुरा वक्त आता है, लेकिन ये बदलता ही रहता है। ना कभी अच्छा वक्त ठहरता है, ना कभी बुरा वक्त ठहरता है, लेकिन अच्छा वक्त तो बड़ी आसानी से निकल जाता है। बुरे वक्त में हमें महसूस होता है, अरे ये बुरा वक्त बड़ा लंबा चल रहा है। लेकिन हम जिसे अपना आराध्य मानते हैं उस पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि बुरे वक्त में वो हमारी मदद करते हैं और कठिन वक्त भी आसानी से निकल जाता है। लेकिन कभी कभी हमारा बुरा वक्त ऐसा होता है जो किसी के कारण आया होता है। और आज भी मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के रहने वाले योगेश जी की है। जब उन पर प्रेतों का हमला हुआ था और वो समझ नहीं पा रहे थे आखिर इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए, ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन जब उनकी समझ में आया था उनके होश उड़ गए थे। दोस्तों, तो ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए सीधे इस कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो ये कहानी मुझे भेजी है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज शहर के रहने वाले योगेश जी ने। योगेश जी जो कि वहां पर एक फूलों की दुकान चलाते हैं एक मंदिर के पास, और खुद को एक बड़ा हनुमान भक्त मानते हैं। वैसे तो वो जिम जाना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और उनका वज़न भी 90 किलो था जब ये घटना घटी थी। अब उनकी उम्र के हिसाब से सोचकर देखते हैं, उनकी उम्र उस समय 22 साल थी। अब 22 साल में 90 किलो वज़न, और वो जिम जाकर खुद को और ज़्यादा तगड़ा बनाना चाहते थे, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते थे। ज़्यादातर तो उनके जो साथी थे, दोस्त थे या आसपास दुकान लगाने वाले, उन्हें देखकर ऐसे मानते थे भाई ये बहुत तगड़ा है, अगर इससे कभी लड़ाई हो गई तो ये बहुत ज़्यादा पीट सकता है। लेकिन वो थे नारियल की तरह, दिखते सख्त थे, अंदर से बहुत नर्म थे। छोटे छोटे बच्चों के साथ खेला करते तो लड़ाई कभी करते ही नहीं थे। अगर झगड़ा हो भी जाए तो खुद ही गलती मानकर झगड़े को ख़त्म करते थे। हनुमान भक्त थे, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा शांत थे। अब ये उस वक्त की घटना है जब सावन का महीना था, तो वहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई थी। और आसपास का कुछ ऐसा इलाका था जो खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर कई ऐसे अनजान लोग आए थे। ज़्यादातर तो देखने में साधु लग रहे, लेकिन इसी समय का कुछ लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। बेवजह किसी की ज़मीन पर कुछ समय के लिए कब्जा करना, माना कि रहने की जगह नहीं है, लेकिन बिना परमिशन लिए आप किसी की ज़मीन पर ऐसे टेंट लगाकर रह नहीं सकते, कम से कम पूछना तो बनता है। अब ऐसे ही कुछ तांत्रिक थे, देखने में तांत्रिकों की वेशभूषा में थे, पक्का नहीं कि तांत्रिक ही थे। तो एक ज़मीन पर रात के वक्त वो आकर बैठ गए। अब वहाँ गंदगी डालने लगे, तो आसपास के कुछ जो मकान वाले थे वो झगड़ा करने लगे। अब उसी में जो योगेश था वो भी शामिल हो चुका था। तो वहाँ पर सब मिलकर उन तांत्रिकों को कह रहे थे कि आप यहाँ पर नहीं रुक सकते, क्योंकि यहाँ पर हर मंगलवार को भंडारे का आयोजन किया जाता है और कल मंगलवार होने वाला है। आप इस जगह को खाली कर दीजिए, आपको भी खाना मिलेगा, लेकिन जगह खाली होनी चाहिए। वो कहने लगे नहीं, हम जहाँ पर रुकते हैं तो एक हफ्ता तो कम से कम हम रुकेंगे, कोई हमें उठा नहीं सकता। हम तांत्रिक हैं, जहाँ पर हमने लंगर डाल लिया ना वहीं पर है। तो इस पर जो मोहल्ले वाले थे, इलाके वाले थे, वो झगड़ा कर रहे, और इसी में योगेश भी झगड़ा करने लगा। योगेश का झगड़ा करने का तरीका थोड़ा ऐसा ही था। वो हाथापाई नहीं किया करता था, लेकिन आगे की तरफ बढ़ता था कि हाथ उठा, अगर कोशिश है तो हाथ उठा। उसके बाद सामने वाला खुद ही डर जाता, भाई क्या पहाड़ की तरह है, अगर ये लड़ा इसका हाथ पड़ गया तो मार ना डाले। हाथ नहीं उठाता था, लेकिन डरा दिया करता था। और तांत्रिकों के बीच में भिड़ गया कि देखिए उठना तो पड़ेगा, सामान निकालिए, ऐसे नहीं, उनकी ज़मीन है तो उठना पड़ेगा। अब एक तांत्रिक बहुत अड़ियल था, वो झगड़ा करने लगा। झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसके हाथ में कुछ था, वो त्रिशूल नहीं था, कुछ और था, 5 भाग से बने हुए। तो ऐसे मारा उसने कंधे के ऊपर जो योगेश था। योगेश भी काफ़ी गुस्से में कि आपको निकलना होगा। योगेश ने उसे उठाया, अब पतला सा तो था, तो ऐसे उठा दिया कि लीजिए आप खुद ही उठिए, मैं उठा देता हूँ। अब वो काफ़ी बुरा भला बोलने लगा कि तेरे साथ ये होगा वो होगा। तो योगेश ने कहा देखा जाएगा, हनुमान भक्त हूँ, हनुमान जी खुद ही देख लेंगे। तो ऐसे उन्हें खदेड़ कर भगा दिया। लेकिन वो जो तांत्रिक था ना, बहुत अड़ियल था, सबके सामने बेइज्जत हो चुका था। तो वहाँ से निकाले जा चुके थे वो किसी और जगह पर डेरा डालते 1 हफ्ते के लिए। अब उसके बाद 2 दिन तक योगेश को ये घटना भूल भी चुकी थी कि कुछ ऐसा हुआ था। कि चलो छोटे मोटे झगड़े होते रहते हैं। अब कई ऐसी ज़मीन है खाली देखकर कुछ लोग ऐसे
खाली पड़ी है ना, तो यहाँ पर हम रहेंगे, रात बिता सकते हैं, ये वो। लेकिन जो योगेश था हर बार ऐसे मसला सुलझा दिया करता था अपने तगड़े शरीर के कारण। अब ये तीसरी रात थी, बुधवार का दिन था। रात के वक्त 8 बजे जिम लगाकर जो योगेश था वापस आ चुका था। घर उनका काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, 7 कमरे थे घर में। एक कमरे में माँ बाप रहा करते थे, एक कमरे में उसने भाई छोटा जिम ही बनाया हुआ था। घर में भी जाता बाहर था जिम्नेजियम में, लेकिन घर में भी बनाया हुआ पहले से ही। एक कमरा स्टोर रूम बनाया हुआ, ऐसे कई कमरे थे। एक उसका बेडरूम था जो सबसे पीछे था, खिड़की खोल लिया करता था तो बाहर से ठंडी हवा आती, तो पीछे वाला कमरा उसने लिया हुआ। तो उस कमरे में वो रात के वक्त था। अब रात के वक्त उसे लगभग 10 बजे दीवार खरोंचने की आवाज़ आने लगी। ऐसी आवाज़ थी जैसे कोई बाहर से बहुत ज़ोर ज़ोर से दीवार को खरोंच रहा हो, जिसके बाद जो योगेश था वो थोड़ा सा घबरा गया। योगेश ने जब बाहर जाकर देखा, उसे बाहर कोई नज़र नहीं आया, लेकिन दीवार पर ना ऐसे खरोंचने के निशान थे। तो योगेश को लगा कोई होगा, गुस्से में खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बोलकर योगेश वापस आ गया। अब उस रात और कोई घटना नहीं हुई, लेकिन ये कुछ तो अजीब था कि अगले दिन जब उसके माँ बाप ने देखा कि ये क्या किया है, अब निशान काले रंग के थे, जैसे किसी ने खरोंचा ऊपर कोयला लगा दिया। ऐसे काले काले निशान बहुत ज़्यादा। ये किसी जानवर का काम नहीं, किसी इंसान का ही काम था। काफ़ी ऊपर थे, 5 फुट। फिर उसकी अगली रात योगेश 10 बजे अपने कमरे में था, नींद आ चुकी थी। जिम जाकर थक जाया करता, खाना खाता ठूंस कर, उसके बाद नींद आ जाती उसे जल्दी, तो सुबह उसे 5 बजे उठना पड़ता फूलों की दुकान खोलने के लिए। तो 10 बजे वो सोया हुआ, अचानक उसकी नींद खुली। उसे फुसफुसाने की आवाज़ें सुनाई दी। ये आवाज़ें खिड़की के बिल्कुल पास से सुनाई दे रही थी। तो जैसे ही जो योगेश था उसने खिड़की खोली, उसे एक बेहद भयानक चेहरा नजर आया। अब ये कोई इंसानी चेहरा नहीं था, क्योंकि कोई इंसान है चाहे मेकअप कैसा भी कर ले, कोई भूत बना हो मास्क डालकर आ जाए तो पता चलता है वो कोई हिलती हुई चीज़ नहीं होती, वो स्थिर चीज़ होती है। अब वो जो चेहरा था ना वो बदल रहा था, जैसे पानी का बना हुआ हो, और एक झटके में पीछे हुआ। जो योगेश था वो डर गया, चीखा नहीं, घबरा चुका था वो। तो हनुमान चालीसा पढ़ता गया। उसके बाद उसने जब बाहर झांक कर देखा, उसे वो नज़र नहीं आया। लेकिन योगेश के लिए ये साफ हो चुका था कि कुछ गड़बड़ हो रही है। खरोंचने की आवाज़ें, और अब तो एक भूत या प्रेत मुझे साफ साफ नज़र आया है। इस तरह जो योगेश था अगले दिन मंदिर गया, तो मंदिर में उसने पुजारी जी को कहा ऐसे ऐसे हुआ। पुजारी जी ने कहा कि हनुमान चालीसा तुमने पूरा पढ़ा। अब वो हनुमान भक्त था, चाहे काम हो या ना हो, हनुमान चालीसा वैसे ही पढ़ता रहता था। बोर हो रहा है, कुछ नहीं है करने को, चलो हनुमान चालीसा रटना शुरू कर दो, बोलना शुरू कर दो। अब फूलों की दुकान है, पास में हनुमान जी का मंदिर है। अब फूलों की दुकान चलाता है, कोई बात कर रहा है उसके सामने, जय श्री राम जय हनुमान, तो हनुमान चालीसा पढ़ने लगता। ऐसे आदत ही बन चुकी थी, तो उसके लिए तो मुश्किल था ही नहीं, पूरा बोल दिया करता। तो पुजारी जी ने कहा तो डरने की कोई बात नहीं है, बाकी ऐसा करो, काला धागा तुम्हारी कलाई पर बांध देता हूँ, ये लो प्रसाद, इसे घर में रखो, इसके बाद कुछ ऐसा नहीं होगा। अब उस रात भी योगेश के साथ कुछ हुआ। भाई 10 बज चुके थे, उसे नींद नहीं आ रही, उसे लग रहा कुछ तो गड़बड़ है। ये जो चेहरा नजर आया था ना, मुझे लगता है कि ये अंदर झांक रहा था, मुंह खोला हुआ था, जैसे हमला करने वाला हो, गायब हो गया। और जब ये भूत प्रेतों का हमला होता है ना किसी के ऊपर, तो ऐसे धीरे धीरे असर बढ़ता चला जाता है। जिसके बाद एक बार तो जैसे कमरे में भूकंप का झटका आया। अब ऐसा लगा जैसे कुछ जोरदार टकराया हो दीवार से। जो पंखा था ना हिल रहा था। अब हवा के कारण थोड़ा थोड़ा तो हिलता है, क्योंकि तेज़ी से वो पंखा घूम रहा होता है तो नीचे हवा जाती है, तो हवा घूमती है तो हिलता है। इस बार जैसे दीवार हिली हो, धम की आवाज़ आई। वो डर गया, ये क्या है। अब ये आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी, महसूस हुआ था साथ के जो कमरे थे उनमें भी। माँ बाप उसके आए कि क्या हुआ, भूकंप आया है। तो दोनों को लगा, सबको लगा कि भूकंप ही आया होगा। पंखा ऐसे हिल रहा था ज़ोर ज़ोर से, लेकिन ये सिर्फ पंखा हिल रहा था योगेश के कमरे का। माँ बाप को लगा कि भूकंप आया होगा, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन योगेश को थोड़ा थोड़ा शक हो रहा। अगले दिन उन्होंने आस पड़ोस से पूछा, कोई भूकंप का झटका नहीं आया था भाई, सिर्फ इसी कमरे में भूकंप का झटका आया था जहाँ पर योगेश था। योगेश थोड़ा सा डर चुका था, लेकिन उसने रात को भी हनुमान चालीसा पढ़ा था और मंदिर में भी पुजारी जी को कहा, और पुजारी जी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे कुछ किसी ने पत्थर मारा होगा तो डरने की कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद जो अगली रात थी, योगेश डरता रहा,
11 साढ़े 11 तक, लेकिन उसे कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, कोई धमाके की आवाज़ नहीं, कोई चेहरा नज़र नहीं आया, खरोंचना वगैरह कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल सब कुछ साधारण था। लेकिन मुश्किल अगले दिन पड़ी, जब पड़ोसी जो योगेश की माँ थी उसे बता रहे कि रात को हम वैसे ही 10 बजे ऊपर घूमने लगे थे घर के, तो उस आदमी ने कहा कि नीचे हमें एक आदमी नज़र आया था। अब अजीब था, उस आदमी के चलने का तरीका ऐसा था जैसे उसके घुटने आगे की तरफ नहीं पीछे की तरफ मुड़ते हों, जैसे हमारे घुटने आगे की तरफ जाते हैं उसके पीछे की तरफ जा रहे थे, तो ऐसे चल रहा था जैसे उल्टा चल रहा हो, छाती तो दूसरी तरफ थी। ऐसा कुछ जो था वो खिड़की के पास आया था। हमें तो थोड़ा सा डर लगा, तो हम जब नीचे आए तब तक वो मौजूद नहीं था। और वैसे भी यहाँ कुछ समय से, क्योंकि मंदिर थे आसपास, तो कई लोग सावन के महीने में आते रहते थे, तो ऐसे उन्हें कुछ और लोग भी नज़र आ रहे। अब कई तो साधु नज़र आते, फिर भी उन्हें थोड़ा थोड़ा डर लगता रहता। अनजान लोग हैं, थोड़ा डर तो लगेगा, चाहे कुछ भी हो, तो थोड़ा सिक्योरिटी बढ़ाने के बारे में सोच रहे। वो जो था ना कोई साधु था, चोरो चक्का लग रहा था, कपड़े जैसे पहने थे, जो रात के वक्त नजर आया था। तो उन्होंने योगेश की माँ को कहा था। अब इस बात का पता योगेश को लगा, योगेश को पहले से शक था, तो योगेश ने कहा मुझे काला चेहरा नजर आया था, भूत ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, भूत ही है, हमारे ऊपर ना कुछ तो हो रहा है। बुरी घटना नहीं हुई थी, लेकिन कुछ तो चल रहा था। जिसके बाद जो पड़ोसी थे वो भी थोड़ा सा सावधान हो गए। अब बात ऐसे चली थी, योगेश की माँ उनके घर गई थी तो पता चल गया, वरना कुछ और भी बताना होता, पता ना चलता। तो योगेश की माँ अब घर में थोड़ी पूजा पाठ ज़्यादा करने लगी कि ऐसा मेरे बच्चे के ऊपर हो रहा है। अगले 2-3 दिनों तक पंखे का हिलना, सामान का गिरना, किताबों का बिखर जाना, ऐसी चीज़ें होती रहती, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे दीवार से कुछ टकराया हो। ये होता, और जो योगेश था उसे डराने की कोशिश होती इन चीज़ों से, चीज़ें हिलना, पंखे का हिलना, चीज़ें गिरना, धमाके की आवाज़। तो ये जो आवाज़ें थीं योगेश को डराती, और योगेश मन में सोचने लगा, शंका सी होने लगी थी कि हे हनुमान जी, अगर सच में मेरे ऊपर प्रेतों का हमला है ये, तो आप मेरी रक्षा कीजिए। लेकिन योगेश के साथ कुछ भी अब तक बुरा नहीं हुआ था। लगभग 1 महीने तक ये सब होता रहा। 1 महीने तक आवाज़ें, ये जो कुछ टकराने की आवाज़ होती ना, ये ज़्यादातर हर रात आती, या तो 12 बजे आती या 10 बजे आती, ये आवाज़ आती ही आती। और वैसे भी बाहर साधु वगैरह ये सावन के महीने में घूमते हुए रात को उन्हें नज़र आ जाते। लेकिन जो योगेश के साथ हो रहा, ये कोई साधु नहीं कर सकता था, ये तो प्रेतों का हमला था। जिसके बाद 1 महीने तक ये घटनाएं होती रहीं, और फिर ये घटनाएं पूरी तरह से बंद। ना कुछ हिलता, ना कोई आवाज़ आती, कुछ भी नहीं हो रहा था। 1 महीना 27 दिन निकल चुके थे, और योगेश को भी लगने लगा कि चलो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी हो सकता है ये मुसीबत एकदम से बढ़ जाए। कहते हैं कि जब ऐसी घटनाएं हो रही हों, उसके बाद पूरी तरह से शांति हो जाए। आपने किया ज़्यादा कुछ नहीं हो, अचानक शांति क्यों हुई है? कई बार शांति आने वाले तूफान की तरफ इशारा करती है। तो योगेश थोड़ा थोड़ा डरने लगा। अंदर से तो नर्म ही था, शरीर तगड़ा था, वैसे निडर था किसी और के लिए, लेकिन ऐसी परेशान करने वाली चीज़ें जो समझ में नहीं आती, किसी को भी परेशान कर सकती हैं। तो योगेश भी सोच में पड़ा हुआ। तो योगेश पुजारी जी के पास गया, तो पुजारी जी ने कह दिया, तुम ऐसा करो, मैं तुम्हें एक मंदिर में जाने के लिए कहता हूँ, वहाँ पर मिलेंगे तुम्हें एक बाबा जी, साधु बाबा हैं, कुछ समय के लिए वहाँ पर रुके हुए हैं, कई लोग उनके पास जा रहे हैं अपनी घर की परेशानी लेकर या ऐसा कुछ। तुम वहाँ पर जाओ, वहाँ पर जाकर तुम्हें उनसे कुछ ना कुछ मदद ज़रूर मिलेगी। और वो लोगों की मदद करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, कम लोगों से बात करते हैं। फिर योगेश अपने कुछ दोस्तों के साथ बाबा जी के पास गया। जब योगेश की बारी आई तो उन्होंने पूछा कि क्या हुआ, तुम घबराए हुए लग रहे हो। तो योगेश ने बताया, ऐसे ऐसे मेरा घर है, 1 महीने से कुछ ऐसा हो रहा है कि मुझे लगता है मेरे ऊपर प्रेतों का हमला है, भूत प्रेत का साया है, मेरे ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है। योगेश डरने लगा और ज़्यादा बोलने लगा। तो साधु बाबा ने घर पूछा, फिर वो साधु बाबा हंसने लगे, अरे कोई वहाँ से और भी आया है, कुछ बताने के लिए आया था, जो डरा हुआ था ऐसी आवाज़ों से। अब साधु बाबा ने बताया कि तुम्हारे पड़ोसी, ये नाम है ना। तो जो योगेश था उसने कह दिया, अरे हाँ हाँ हाँ, थोड़ा बातचीत हमारी कमी होती है, तो ज़्यादा उनसे बात नहीं हुई। तो साधु बाबा ने कहा, उन्होंने बताया कि तुम्हारे घर के आसपास ना अजीब सी चीज़ नज़र आती है, काले रंग की, ये प्रेत ही होते हैं, टेढ़ी टांगों वाले,
उल्टे सर वाले, उल्टे पैरों वाले ये प्रेत ही हैं जो तुम्हारे घर के आसपास उन्हें 2-3 बार नजर आए। लेकिन उन्होंने फिर देखा एक वहां पर साधु के वेश में कोई ना कोई है जो वहां आसपास ही होता है, वो पकड़ता है, दीवार पर मारता है, वो प्रेत निवारण हो जाता है। क्या वो तुम कर रहे हो? तो जो योगेश था उसने कहा, नहीं जी मुझे नहीं पता, लेकिन सच में धमाके की आवाज आती है। तो साधु बाबा हंसने लगे, अच्छा तो तुम समझ नहीं पाए, मुझे अब समझ में आ गया। इतनी बड़ी घटना हो रही है मैंने महसूस तक नहीं की। तुम हनुमान भक्त हो ना? तो योगेश ने कहा जी। तो साधु बाबा ने कहा, तो डरने की क्या बात है, तुम मेरे पास आए हो, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं, कुछ तो नहीं? अरे पूरी मुसीबत तो टल चुकी है, अब मेरे पास आए हो, तुम पहले पूरी बात बताओ, तुम्हें किस पर शक है? तो योगेश ने पूरा बता दिया कि वो तांत्रिक है, मुझे डर है क्योंकि वो ऐसे श्राप दूंगा ये करूंगा बोल कर गया था, तो बदला लेने वाले ऐसे तांत्रिक होते हैं कुछ बहुत बुरे। तो साधु बाबा ने कह दिया, तो उसी ने किया होगा, तुम्हारे ऊपर प्रेतों का हमला हो रहा था, लेकिन तुम तक मुसीबत पहुंच पाती उससे पहले मुसीबत खत्म हो जाती। वो जो साधु बाबा थे अब साधु बाबा ही हैं या कुछ और है ये तो कोई जान नहीं सकता। जब ईश्वर षड्यंत्र को तोड़ते हैं अलग तरीके से तोड़ते हैं, समझ में नहीं आता। तुम्हारे ऊपर प्रेतों का हमला होता, घर के अंदर कुछ घुस पाता उससे पहले ही खत्म हो जाता। वो धमाके की आवाज़ कभी उस प्रेत के दीवार से टकराने के कारण, कभी हमला करते वक्त उसके खत्म होने के कारण हो रही होगी। तो तुम्हारे ऊपर जो मुसीबत थी वो टल गई है, अब डरो मत, मुसीबत होती तो महसूस हो जाती। अब अगर तुम्हारी रक्षा कोई कर रहा है तो जो तुम्हारा बुरा करना चाहता है एक बार उसके बारे में भी जानकर आओ, यहाँ पर है या कहीं चला गया है। योगेश साधु बाबा से तसल्ली लेकर चला गया था। फिर उसे 1-2 दिन बाद पता लगा कि वो जो तांत्रिक था ना, वो जो 1 हफ्ते तक यहाँ रुकने वाले थे, बाकी तो जा चुके थे, वो नहीं गया था। वो कब से एक पास के शमशान घाट के पास वाली जो ज़मीन थी पेड़ के पीछे बैठा रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके शरीर को लकवा मार गया है, टेढ़ा चलता है। अब यहाँ से उसे लेने के लिए कोई आएगा तब जा पाएगा। योगेश माफ़ी मांगने के लिए कि मैंने उस दिन बदतमीज़ी की थी तो मेरे साथ ऐसे मत कीजिए, वो प्रेत वाला हमला उसी ने किया होगा, ऐसा कुछ। भाई योगेश माफ़ी मांगने के लिए गया था, वो आंखों से आंखें नहीं मिलाना चाहता था, वो गुस्से में। तो योगेश ने कहा जी अब तो आप कुछ नहीं करेंगे ना? वो गुस्से में उसने कुछ बोला तो नहीं, लेकिन सारे जवाब उसकी आंखों ने दे दिए थे। वो योगेश से डर रहा था, वो जानता था। अब तांत्रिकों को तो पता ही है, किसी के ऊपर आप प्रेतों का हमला करेंगे, अगर उसको नुकसान नहीं हो रहा है और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है, यानी कि उल्टी पड़ गई, सब कुछ उल्टा पड़ गया। हनुमान जी रक्षा कर रहे थे योगेश की, या किसी और से हनुमान भक्त की रक्षा करवाई जा रही थी, तो ऐसा छुटमुट तांत्रिक क्या ही नुकसान पहुंचाता। इसीलिए तो कहते हैं कि हमारे ऊपर कभी कभी मुसीबत आती है लेकिन हमें तो पता तक नहीं चलता, और हम सोचते रहते हैं अरे हम तो भक्ति कर रहे हैं, कहीं कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा, क्या ईश्वर हमारी मदद करेंगे? अरे आपको तो पता तक नहीं चलेगा, मदद हो भी जाएगी, मुसीबत टल भी जाएगी, और आप मुस्कुराते रहेंगे बिना जाने कि मुसीबत कितनी बड़ी थी। ऐसा ही योगेश के साथ हुआ था, और योगेश का विश्वास और भी हनुमान जी पर पक्का हो गया। तो दोस्तों अब आप बताइए आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं धार्मिक वीडियोस कम लेकर आता हूँ। कारण है कि व्यूज़ कम आते हैं, आप देखना पसंद नहीं करते होंगे। कम व्यूज़ का तो यही मतलब होता है कि आपको धार्मिक वीडियोस पसंद नहीं आ रही। लेकिन अगर इस वीडियो पर ज़्यादा लाइक आते हैं, आप इसे ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं और भी ज़्यादा ऐसी ही धार्मिक कहानियाँ लेकर आता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब साथ में कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हनुमान।